पीयूष बवेले आपके सामने हाजिर हूँ और जो नेहरू जी पर लगातार अ, हफ्ते में कभी 15 दिन में जो मैं बात करता रहता हूँ, नेहरू मिथक और सत्य के लेखक की हैसियत से, उसी श्रृंखला में आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ, वो चुनाव के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि हमारा जो समय है, इसमें तमाम चीज़ें अपनी जगह चलती रहती हैं, कोरोना वायरस चलता रहता है, लोगों की भुखमरी, बेकारी चलती रहती है, अर्थव्यवस्था के संकट चलते रहते हैं, शादी-ब्याह चलते रहते हैं, खुशी-गम चलते रहते हैं। लेकिन उन सब के साथ जो चीज़ सबसे ज़ोर-शोर से चलती है, वह है चुनाव। चुनाव एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती ही नहीं है इस मुल्क में। तो और अब तो हम ये भी देखते हैं कि चुनाव में एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, तो प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जोड़-तोड़ शुरू हो जाता है। कई बार किसी को टिकट दिया जाता है, तो वो टिकट लेने के बाद चुनाव लड़ने से पहले बैठ जाता है। कुछ लोग चुनाव जीतने के बाद दल-बदल कर जाते हैं। कई बार विधायक चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद इस्तीफे दे देते हैं। तो सरकारों का बनाना और चुनाव का जीतना, चुनाव के बाद भी सत्ता को पाना, ये सब एक हमारी राजनीति का केंद्रीय भाव हो गया है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में भी ऐसा था या कुछ और था? क्योंकि अगर चुनाव जीतने पे आएँ, तो हमारे देश में बहुत से नेता हुए हैं। उनमें से किसी नेता ने इतने चुनाव नहीं जीते कभी, जितने जवाहरलाल नेहरू ने जीते और इतने बड़े लेवल के। जैसे सन 47 में तो वो भारत के प्रधानमंत्री बने ही बने। फिर 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ, वो उन्होंने जीता। फिर 57 में हुआ, वो उन्होंने जीता। फिर 62 में हुआ, वो उन्होंने जीता। तो 3 लोकसभा चुनाव जीते और पहले में बने ही थे, तो 4 तो ये हो गए। इसके पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भी 2 चुनाव हुए, उसमें इतना बड़े पैमाने पे वोट नहीं पड़ा था, लेकिन 1937 का चुनाव भी एक तरह से क्यों कहें, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही था, वो उन्होंने जीता। 46 में कांग्रेस जीती। तो जिस आदमी ने राष्ट्रीय स्तर पे 6 चुनाव बड़े जीते हों और कभी हारा ही ना हो, और उसका वोट हमेशा बढ़ता गया हो, उसकी पॉपुलैरिटी हमेशा बढ़ती गई हो, तो वो चुनाव किस तरह से लड़ता था, इस पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करें 1952 के लोकसभा चुनाव से, तो वो उसे असल में 1952 के चुनाव को हम सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक तो हमारी संसद को बनना था। तो लोकसभा का चुनाव उसमें शामिल था, राज्यसभा का चुनाव उसमें शामिल था, विधानसभाओं के चुनाव उसमें शामिल थे और विधान परिषद के चुनाव उसमें शामिल थे। तो ये 4 चुनाव एक साथ मिलके हुए थे और उस चुनाव की कोई छोटी नहीं थी। जो पहला चुनाव इसमें हुआ जिसमें 17 करोड़ लोगों ने वोट डाला और जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव उस ज़माने में हो रहा था। आज भी हमारे यहाँ का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव ही होता है। तो उस चुनाव में क्या स्थितियाँ थीं, उनको आप और इसकी अवधि जो थी, जो मैं बता रहा था कि 9 महीने करीब वो चुनाव चले थे। अक्टूबर 1951 से चुनाव होकर मई 1952 तक वो चुनाव गए थे। उन चुनावों में नेहरू जी की 3 तरह की हैसियत थी। पहली हैसियत तो ये थी कि भारत की संविधान सभा ने उन्हें मुल्क का प्रधानमंत्री चुना था। मैं चुना था इसलिए कह रहा हूँ या क्योंकि निर्वाचित नहीं हुए थे। 1947 में एक संयुक्त सरकार बनी थी, साझा सरकार थी, कांग्रेस के पास लीडरशिप थी, लेकिन बाकी पार्टियाँ भी थीं, इसीलिए उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, दूसरे नेता भी थे। तो वो एक भारत की मिली-जुली सरकार थी। तो उन्हें उस समय नियुक्त किया गया था, वोटिंग के ज़रिए चुने नहीं गए थे, वोटिंग निर्वाचित नहीं हुए थे, चुने हुए थे। तो तो 1952 का जब उन्हें चुनाव कराना था, तो पहला काम तो नेहरू यही कर रहे हैं कि एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए और उस निर्वाचन आयोग पर जो सत्ताधारी पार्टी, उसकी पकड़ नहीं होनी चाहिए। उसको ऐसी आज़ादी से काम करना है कि वो किसी डरे भय में ना आए। तो 3 भूमिकाएँ मैं बता रहा था, पहली तो उनकी प्रधानमंत्री की भूमिका हो गई। दूसरी भूमिका थी उनकी सर्वोच्च नेता की देश की। अब आप कहेंगे सर्वोच्च नेता क्यों? तो सर्वोच्च नेता इसलिए कि महात्मा गांधी इस देश के सर्वोच्च नेता थे और उनके बाद नेहरू और पटेल 2 बड़े नेता थे। लेकिन जब पहला चुनाव आया, तब तक पटेल भी संसार से विदा हो गए थे। तो नेहरू निर्विवाद रूप से देश के सर्वोच्च नेता उस समय थे। और तीसरी भूमिका उनकी थी कि कांग्रेस पार्टी के लीडर की, यानी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी की एक तरह से। और इन तीनों भूमिकाओं में नेहरू को अपने आप को अलग-अलग रखना था। एक प्रधानमंत्री के नाते उन्हें एंश्योर करना था कि चुनाव ईमानदारी से हो, चुनाव हो जाए, सब लोग वोट डाल लें और बड़ी संख्या में लोग वोट डालें, उनकी बातें सुनी जाएँ। और उसमें खास बात ये हो कि ऐसा ना हो कि एक पार्टी कब्ज़ा कर ले, चूँकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, बाकी पार्टियाँ तो बहुत ही आकार में छोटी थी, हालाँकि उनके पास संसाधनों की ऐसी कोई कमी नहीं थी।
और दूसरी जो उनकी थी सर्वोच्च नेता की, तो वो बार-बार ये भी उन्हें एंश्योर करना था कि ये चुनाव जो होगा, पहला चुनाव देश का, ये सिर्फ़ आज की सरकार नहीं चुनेगा। ये नज़ीर पेश करेगा, ये प्रेसिडेंट सेट करेगा आने वाले समय के लिए। अगर आज प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करेगा, तो आने वाले प्रधानमंत्रियों के सामने भी एक मिसाल रहेगी कि हमें ऐसा ही करना है। आज का मंत्री अपने पद का, अपनी सत्ता का, अपनी हैसियत का दुरुपयोग करेगा, तो उसका असर आज का प्रधानमंत्री गाली-गलौज करेगा, तो कल के प्रधानमंत्रियों को, नेताओं को भी मौका मिलेगा कि वो छोटी भाषा का प्रयोग करें। इसलिए नेहरू ये एन्श्योर कर रहे थे कि वो चीज़ें बहुत कायदे से जाएँ। ऐसा ना लगे कि एक सरकार आ गई है और अभी चूँकि देश नया है, कच्चा है, तो उस पे कब्ज़ा करने की प्रवृत्ति आ जाए। और तीसरी चीज़ कांग्रेस के लीडर की तो थी कि भई अब आपको चुनाव में जाना है, चुनाव लड़ना है, अपनी पार्टी का प्रचार करना है, अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ बतानी है। तो वो काम तो नेहरू कर ही रहे थे। अ, इन चीज़ों को हम ज़रा शुरू करते हैं थोड़ा-सा। ये मैं ज़िक्र कर ही लेता हूँ कि नेहरू मिथक और सत्य में चैप्टर रखा है एक बहुत महत्वपूर्ण, पेज नंबर 96 पे है कि राष्ट्रीय चुनाव, और इसका पूरा टाइटल है राष्ट्रीय चुनाव हर हाल में विपक्ष होना चाहिए। तो एक मैं और विस्तार में जाऊँगा, और आज का जो ये फ़ेसबुक लाइव होगा, इसमें आपको कई बार मैं उदाहरण सुनाता रहूँगा, क्योंकि उदाहरणों के बिना मज़ा नहीं आएगा। तो मैं पहला उदाहरण सुनाता हूँ, इसको हो सकता है मैं रिपीट भी करूँ आगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू 12 दिसंबर 1951 को इलाहाबाद में एक चुनावी सभा को खिताब कर रहे हैं। आप सबको पता है कि फूलपुर उनकी लोकसभा सीट थी, वो वहीं से चुनाव लड़ा करते थे। तो नेहरू जी जब अपने संसदीय क्षेत्र में गए, देश भर में तो घूम ही रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कैसे वोट माँगे, उसकी एक छोटी-सी मिसाल एक पैराग्राफ में मैं पेश कर देता हूँ। मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे वोट दीजिए। मैं यह भी नहीं कह सकता कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे, तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा। आपको वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं यहाँ वोटों की भीख माँगने नहीं आया हूँ। क्या कह रहे हैं नेहरू? मैं यहाँ वोटों की भीख माँगने नहीं आया हूँ। बराए मेहरबानी यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए, चाहे वह इलाहाबाद हो, चाहे कोई दूसरी जगह। मैं कहीं भी ना तो अपने मैं ना तो कहीं भी अपना बचाव करूँगा और ना वोट देने की अपील करूँगा। प्रधानमंत्री जिसके पास सारा दारोमदार है, जिसकी जो उसने लड़ाई लड़ी थी 30 साल आज़ादी की, जिसमें उसके बड़े-बड़े सिपाही-सालार थे, जो उसके सरपरस्त थे, वो नहीं रहे थे, महात्मा गांधी संसार में नहीं थे। कांग्रेस के जो सबसे बड़े संगठनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो उनका भी इंतकाल हो चुका था, और कांग्रेस के जो उस ज़माने में ठीक पहले अध्यक्ष होते थे नेहरू जी से पहले, कृपलानी पार्टी छोड़ चुके थे। जयप्रकाश नारायण जो कांग्रेस के अंदर कभी दायाँ हाथ हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू का, वो पार्टी से चले गए थे। लोहिया जी जो उनके चेले थे, वो भी उनके सामने से खड़े हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान बनाने में, हिंदू कोड बिल में, तमाम चीज़ों में उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े थे, वो भी सामने से लड़े थे। सब चले गए थे, नेहरू अकेला था। इसीलिए उन्हीं का पोस्टर लगा हुआ होता था कांग्रेस के प्रचार में। वो नेहरू क्या कह रहे हैं कि चाहे वह इलाहाबाद हो, चाहे कोई दूसरी जगह, मैं कहीं भी ना तो अपना बचाव करूँगा और ना वोट वोट देने की अपील करूँगा। यह बिल्कुल अजीब बात है कि जब मैंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया है और काफ़ी अच्छा काम किया है और कुछ गलतियाँ भी की हैं, तो अब मेरी ज़िंदगी के चंद साल बाकी हैं, तो मैं झूठे वादे करूँ? ये बात अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने लिए वोट माँगते हुए या वोट ना माँगते हुए नेहरू कह रहे हैं। तो ये एक स्थिति हुई। अब एक जब हम और आगे बात चलाएँ, तो एक थोड़ा-सा एक खाका आपको इसका भी मिल जाना चाहिए कि वो चुनाव कितना बड़ा था, किस तरह के कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कैसे-कैसे हो रहा था। तो मैं यहाँ पे जो 22 दिसंबर 22 नवंबर 1951 को ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और बताया कि अब चुनाव होना है और चुनाव किस तरह का होना है। तो उसकी और चीज़ें हैं, तो मैं एक सिर्फ छोटा-सा पैरा पढ़ देता हूँ, जिससे एक अंदाज़ा लगे कि कितने कर्मचारी इन्वॉल्व थे, कितने वोटर थे, किस तरह के बैलेट बॉक्स इस्तेमाल होने वाले थे, कितने पुलिस वाले थे, कितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। एक लाइन में सुन लीजिए, एक पैराग्राफ में। आपको अंदाज़ा है कि यह चुनाव कितना बड़ा है? इस चुनाव में कुल मिलाकर 3293 सीटें होंगी। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें शामिल हैं। इन चुनाव के बाद कुल मिलाकर 4412 प्रतिनिधि चुने जाएँगे। इस चुनाव में 17.6 करोड़ लोग वोट डालेंगे। चुनाव में करीब 22,400 पोलिंग बूथ होंगे। हर बूथ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 5 क्लर्क और 4 पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। क्योंकि पूरे भारत में एक साथ वोटिंग नहीं हो रही होगी,
इसलिए यह स्टाफ एक से अधिक जगहों पर काम करेगा। इस चुनाव में 56,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2,80,000 क्लर्क, 2,24,000 पुलिस वाले तैनात होंगे। केंद्र और राज्य के चुनाव का करीब 10 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अब आप समझिए कि आज एक चुनाव कराने में लोकसभा का 1-2 महीने लग जाते हैं, चुनाव आयोग कराता है। लेकिन उस जमाने में 4 चुनाव एक साथ हो रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और करीब 4,412 प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, और उस जमाने में चुनाव का खर्च आया 10 करोड़। वो पहला प्रयोग हो रहा है भारत में, उसके पहले इतना बड़ा चुनाव कभी हुआ ही नहीं था। अब देखिए आगे, और अब देखिए कैसी-कैसी बातें प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में बता रहा है कि एक पोलिंग स्टेशन पे कितने लोग होंगे, कितने पुलिस वाले होंगे, कितने क्लर्क होंगे, कितनी बड़ी पोलिंग बूथ की टोली होगी। इसका मतलब वो एक शिक्षा भी देना चाहते हैं, वो अपने अशिक्षित, बिना पढ़ी-लिखी जनता को ये भी बता रहे हैं कि चुनाव होता कैसे है, तुम्हें जाना कैसे है, वहाँ डरना भय करना नहीं है, इतने लोग ही होंगे, इन्हीं से काम कराना है। आगे नेहरू कहते हैं, दुर्भाग्य से हमारे यहाँ सारे वोटर साक्षर नहीं हैं, इसलिए हर मतपत्र पर अलग-अलग पार्टियों और प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह होंगे। इस सबसे केंद्र और राज्य की सरकार का भार और बढ़ जाता है। इस तरह की बात वो लगातार कर रहे हैं इसमें। फिर वो आगे समझाते हैं जो इस समय की हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, अपने मंत्रियों को संदेश दे रहे हैं कि अ, अपने मंत्रियों को जो चुनाव आयोग आचार संहिता बताएगा वो तो अपनी जगह है, नेहरू जी आचार संहिता बता रहे हैं, ये समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से मंत्री खुद भी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उनके सामने कठिन चुनौती है। उन्हें किसी भी सूरत में चुनावी फायदे के लिए अपनी सरकारी पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हें किसी भी सूरत में अपनी सरकारी पोजीशन का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए नहीं करना है। जहां तक हो सके वह अपने सरकारी कामकाज और चुनावी या निजी काम को अलग रखें। इस बारे में विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं। इस बात पर का भी ध्यान रखा जाए कि चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं करेगा। 2 बातों पे आप देखिए, आजकल क्या होता है चुनाव में, जो पिछले कई सालों से, मैं तो 4-5 चुनाव तो हमने देखे ही होंगे, और जो हमसे बड़ी उम्र के लोग बैठे होंगे उन्होंने और चुनाव देखे होंगे, छोटे हो गए उन्होंने 1-2 चुनाव देखे होंगे। उसमें क्या सरकारों की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कि आचार संहिता लगने से पहले जितने सरकारी दौरे हो सकें कर दो, और उन सरकारी रैलियों के माध्यम से सरकार के खर्चे पे एक रैली हो और उसमें असल में चुनाव का प्रचार हो जाए। ये मानसिकता रहती है। लेकिन नेहरू पहले चुनाव में ये समझा रहे हैं कि भाई निजी को अलग रखना है और सरकारी को अलग रखना है। दूसरी बात, आज आप देखिए राष्ट्रवाद की बातें जब देखो तब चुनाव में उसका छौंक लगा दिया जाता है कि ये एक राष्ट्र के लिए करेंगे और राष्ट्र का वो, दुनिया भर की बातें। लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू जिसने 30 साल तक तिरंगा झंडा के नीचे ही लड़ाई लड़ी थी, वो ये कह रहा है कि चुनाव में राष्ट्रीय झंडे का प्रतीक के प्रयोग नहीं होगा। माने राष्ट्र अलग है और चुनाव अलग है। चुनाव जो भी जीत के आएगा वो राष्ट्र का नुमाइंदा होगा, इसलिए अलग-अलग पार्टियां राष्ट्र के झंडे का प्रयोग ना करें। ये एक बहुत गंभीर बात नेहरू जी उसमें और कह रहे हैं। अ, ये जो मैंने अभी मोटी-मोटी बातें बताई आपको, इनका तो अच्छा, एक चीज़ और वो आगे समझा देते हैं लोगों को, ये भी ज़रा अभी आपने देखा होगा, कई नेता ये कहते हैं चूँकि मैं जनता की सेवा नहीं कर रहा था इसलिए मैंने पार्टी बदल दी और अब मैं दूसरी पार्टी में आ गया हूँ, और मैं चूँकि राज्यसभा नहीं जा पा रहा था, या मैं लोकसभा नहीं जा पा रहा था, या मैं मंत्री नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैं देश की सेवा ही नहीं कर पा रहा था। तो नेहरू जी समझा रहे हैं कि भाई कि देश की सेवा कैसे की जा सकती है। मैं इस सोच को गलत मानता हूँ कि देश की सेवा का मतलब विधानमंडल में जाना है। यह एक बुरी और गलत सोच है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग विधानमंडल में देश की सेवा करते हैं, लेकिन विधानमंडल से बाहर रहकर देश की और भी बेहतर सेवा की जा सकती है। वैसे भी चुनाव समय-समय पर आते रहेंगे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ कि जो जो कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हमारे अल्पसंख्यक समुदायों और दुर्भाग्य से आर्थिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति हमारी विशेष ज़िम्मेदारी है। माने वो अल्पसंख्यक कह रहे हैं और साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति का ज़िक्र कर रहे हैं, और यह लोग देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। तो चलिए हम अपने आप जो कंक्लूड कर रहे हैं वो भाषण अपना, तो चलिए हम अपने आम चुनाव के महान एडवेंचर का सामना करें, साफ दिल और जज़्बे से। हम हम उनके लिए मन में बैर ना रखें जो हमारे विरोधी हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, नेहरू कह रहे हैं एक प्रधानमंत्री की हैसियत से राष्ट्र के नाम संबोधन में। तो हम उनके लिए मन में बैर ना रखें जो हमारे विरोधी हैं। इस तरह हम इस महान गणतंत्र के लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद रखेंगे। ये बात
पहला चुनाव लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद रखने वाला है। और अब जब नेहरू निकल जाते हैं चुनाव प्रचार में और चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें रखी हैं जो बार-बार एक तो वो कहते हैं। एक वो कहते हैं कि इसमें जो चुनाव प्रचार जो लोग करें, वो नीतियों पे और अपने कार्यक्रम की बात इसमें करें। एक-दूसरे पर निजी हमले ना करें। निजी बातें ना की जाएँ। अभी आपने देखा होगा जैसे पिछले साल जब 18 में 2018 में कर्नाटक में चुनाव हुआ, तो वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय सिद्धरमैया हुआ करते थे। तो उनके लिए चुनाव प्रचार में सिद्धा रुपैया कह दिया गया। या इसी तरह के आप और चुनावों में देखें, चाहे वो ममता बनर्जी को लेके हो या दूसरे मुख्यमंत्रियों को लेके हो, ये पार्टी हो या वो पार्टी हो, अक्सर लोगों के नाम बिगाड़ देना। जैसे प्राइमरी के बच्चा नहीं होता कि तुम्हारा नाम पिंटू नहीं टिंकू है, तुम्हारा नाम चिंटू नहीं बप्पू है। तो ये जो प्राइमरी के बच्चों में थोड़ा शरारत लगती है। लेकिन बड़ा आदमी भी ये करे तो ये मस्खरापन, बचकानापन लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग एक-दूसरे नाम बिगाड़ते हैं, कोई किसी का डीएनए पूछ देता है, तो वो पलट के उसको और कुछ पूछ देगा। माने वो सारी बातें उसमें करने लगते हैं, जिनका चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जिनका बल्कि जिनसे मुद्दे से भटकाने के जो काम आती हैं, उन बातों पे लोग बात करने लगते हैं। लेकिन अ, नेहरू का चुनाव प्रचार आप सुनेंगे तो आपको लगेगा फिलोसोफर किंग बोल रहा हूँ। 26 नवंबर 1951 को तिरुवनंतपुरम की रैली में नेहरू ने भाषण दिया। द हिंदू अखबार ने उसको रिपोर्ट किया। उसकी रिपोर्ट का एक हिस्सा छोटा-सा पढ़ देता हूँ। भारत की समस्या के वैसे तो बहुत से पहलू हैं, राजनैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। लेकिन अंततः यह 35 करोड़ लोगों की समस्या है। बल्कि यूँ कहें कि इस देश में एक नहीं 35 करोड़ समस्याएँ हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि मैं पूरी तरह से चुनाव की फ़िक्र और बातों में डूबा हूँ। नेहरू क्या कह रहे हैं? ऐसे में लोगों को लगता है कि मैं पूरी तरह से चुनाव की फ़िक्र और बातों में डूबा हूँ, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिमाग उन बच्चों के बारे में सोचता है, जो मुल्क की असली दौलत है। मेरे दिमाग में सबसे ऊपर यही बच्चे हैं। मैं भारत के 35 करोड़ लोगों के बारे में सोचता हूँ कि उनकी ज़िंदगियों को कैसे उठाएँ। ये इस तरह का नेहरू का तरीका था चुनाव प्रचार करने का, जहाँ वो गंभीर से गंभीर बातें बड़े आसानी से कर लिया करते थे। और एक बात तो मैंने कही कि उन्होंने कहा है कि हमें आपस में एक-दूसरे पर तंज नहीं कसने हैं। और दूसरी तरफ वो उन्होंने ये भी कहा था कि जो राजनीतिक विरोधी हैं, तो उन पे तो वो करूँगा, लेकिन जो उनके पुराने सहयोगी थे, उनके बारे में वो टिप्पणी कम से कम करते थे। चुनावी सभाओं में चाहे कृपलानी जी के बारे में बोलना हो, चाहे जयप्रकाश के बारे में बोलना हो, चाहे लोहिया के बारे में बोलना हो, तो वो थोड़ा-सा अवॉइड करते थे और ये कहते थे कि हमारे पुराने साथी हैं, जब हम इतने लंबे समय तक साथ रहे, तो मैं इन पे क्या हमले करूँ और उन्हें जो कहना है, वो कह लें। हाँ, जनसंघ पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे, कम्युनिस्ट पार्टी पर, इन पर उन्होंने हमलों में कभी कोई कमी नहीं रखी। और इसमें 23 अक्टूबर 1951 को जयप्रकाश नारायण ने नेहरू जी की तुलना विंस्टन चर्चिल से कर दी थी। इसके जवाब में नेहरू ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता कहते हैं कि कांग्रेस कंजर्वेटिव पार्टी बन गई है और जवाहरलाल नेहरू विंस्टन चर्चिल। इस तरह से सोचने में कोई हर्ज नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की तुलना में मुझे कंजर्वेटिव कहा जा सकता है। मैं नहीं जानता, लोग खुद ही फैसला करें। ये बातें नेहरू की चल रही हैं लगातार। और इस सब के बीच में आप एक चीज़ देखेंगे 1952 का जब चुनाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं था कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल नहीं था और क्यों ना होता? क्योंकि सन 47 में देश का बँटवारा हुआ था। भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 टुकड़े हो गए थे। भारत ने सबका मुल्क होना तय किया था। कागज़ पे तो पाकिस्तान ने ही बाद में यही कहा था कि वो सबका मुल्क है, सेक्युलर मुल्क है, लेकिन अंततः तो मुसलमानों का मुल्क था। तो देश की बहुसंख्यक आबादी में, खासकर हिंदुओं में, एक गुस्सा था मुसलमानों के प्रति। उन्हें लगता था कि जैसा पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, वैसी जाति, वैसी बेरहमी क्यों नहीं हम यहाँ मुसलमानों के साथ कर लेते हैं। तो कोई नेता जो चुनाव जीतना चाहता हो, उसके लिए सबसे अच्छा तो ये होता कि इस पॉपुलर सेंटीमेंट के साथ बह जाता और कहता कि तुम 4 को मारने की इच्छा करते हो, मैं 5 को मार देता हूँ। वो भी चाहता तो उसी ज़माने में शमशान और कब्रिस्तान जैसी बातें करने लगता, लेकिन वो इसके खिलाफ खड़ा हुआ, अकेले, जबकि उसके रहबर नहीं थे। अकेले खड़ा है, विचार के साथ खड़ा है और डंके की चोट पे अपनी बात कह रहा है। चुनाव के परिणाम पे हम बाद में आएँगे कि वो चुनाव तो जीत ही रहा है। माने जो इसे कहते हैं, एक तो होता है कि अ, लोक लुभावन और एक होता है लोकहित। लोक लुभावन वो होता है कि जनता की माँग पे आप जनता के मन की करने लगो और एक होता है लोकहित, जिसमें जनता माँग नहीं कर रही, लेकिन आप जान रहे हो कि जनता का हित कहाँ है, वह काम आप करो। तो पहला वाला जो काम है लोक लुभावन का, वो तो नशेड़ी वाला काम हो गया कि जनता ने कहा मुझे नशा करना है, आपने नशा करा दिया, आप नशे के व्यापारी हो गए। दूसरा काम डॉक्टर का है
कि मरीज कह रहा है कि नहीं ये मत करो, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मुझे दवाई मत दो, मुझे कड़वी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन आप कहेंगे नहीं तेरा हित इसमें है, तो वो करो। तो नेता का डॉक्टर जैसा हो जाना, लोक हितकारी हो जाना बहुत चुनौती होती है, लेकिन नेहरू ये काम कर रहे हैं और नेहरू सांप्रदायिकता का ज़िक्र अपने इस भाषण में करते हैं। आप जानते ही हैं कि हाल के दिनों में मैंने फ़िरका परस्ती की समस्या पर का कई बार ज़िक्र किया है। कुछ लोग, जिनमें मेरे पुराने दोस्त और साथी भी शामिल हैं, कहते हैं कि अपनी कमजोरियों और नाकामियों को छुपाने के लिए मैं सांप्रदायिकता की बात करता हूँ। कोई भी आदमी जो ये सुनिएगा, जब चुनाव में अभी आपके सामने भी सांप्रदायिक मुद्दे आते हैं, कई बार जातिवादी मुद्दे आते हैं, कई बार क्षेत्रवाद के मुद्दे आते हैं, तो उन्हें समझने के लिए ये बात जो नेहरू यहाँ कह रहे हैं, ये बहुत आपके काम आने वाली है और जो सांप्रदायिक लोग आपसे सवाल करेंगे, उनका जवाब देने में भी काम आने वाली है। कोई भी आदमी जो सांप्रदायिक दिमाग का होता है, वह एक छोटा आदमी होता है। उसका दिमाग कुंद होता है। वह कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता। इस तरह के छोटे सिद्धांतों पर बने देश भी छोटे हो जाते हैं। सांप्रदायिक आदमी जब समस्या को समझ ही नहीं पाता, तो उससे समस्या के हल की उम्मीद कैसे की जाए? हर कोई समस्या को बिना जाने ही उसका जवाब देने को तैयार बैठा है। अखबारों में कुछ सांप्रदायिक दलों, खासकर हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयान या भाषण पढ़कर मैं ताज्जुब में पड़ जाता हूँ। यहाँ थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि वो आरएसएस का नाम भी इसमें ले रहे हैं। आरएसएस अपने आप को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना तब मानता था, ना अब मानता है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री चुनाव में जा रहा है और उस दल का नाम ले रहा है, तो इसका मतलब उसे लग रहा है कि उससे कोई ना कोई राजनीतिक चुनौती उसे मिल रही है। तो 4 वो जो ज़िक्र कर रहे हैं नेहरू जी, कि अखबारों में कुछ सांप्रदायिक दलों, खासकर हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयान या भाषण पढ़कर मैं ताज्जुब में पड़ जाता हूँ। वह पुरजोर तरीके से कहते हैं कि वह सांप्रदायिक नहीं है। गौर करिएगा, वह ये दल पुरजोर तरीके से कहते हैं कि वह सांप्रदायिक नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरी ताकत से इस बात से इनकार करते हैं कि आरएसएस और जनसंघ सांप्रदायिक हैं। इसके जवाब में मैं क्या कह सकता हूँ? नेहरू कह रहे हैं कि इसके जवाब में मैं क्या कह सकता हूँ? सांप्रदायिकता कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसे कोई कागज पर लिख कर देता हो या कोई छत पर खड़ा होकर चिल्लाता हो कि मैं सांप्रदायिक हूँ। लोगों को उनकी हरकतों और परंपराओं से पहचाना जाता है। अगर भारत में आज कोई सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी संस्था है, तो वह जनसंघ है। यह कोई गुप्त रहस्य नहीं है कि आज देश में सबसे बड़ी प्रतिक्रियावादी ताकतें राजा और जमींदार हैं। मेरे हिसाब से यह असली पिछड़ा वर्ग है और यह सब जनसंघ के पीछे है। वह पैसा बहा रहे हैं। आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं पैसे की बात क्यों कर रहा हूँ? कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, दूसरी पार्टियां इस चुनाव में हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी पैसे का रोना रोती रहती है, लेकिन आप मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ जब मैंने ये पढ़ा कि नेहरू जी पहले चुनाव में इतने पॉपुलर लीडर, इस तरह से थंपिंग मेजोरिटी से आने वाले लीडर, एक देश के इकलौते लीडर, उन्हें भी सामने से पैसे का संकट आ रहा था और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में जो जमींदारी का उन्मूलन नेहरू जी ने पहले कर ही दिया था, तो जमींदार उनके खिलाफ थे ही और राजा लगातार ये चाह रहे थे कि उन्हें बड़ी भारी ऑटोनॉमी मिल जाए, तो वो भी नेहरू ने नहीं दी। तो उसने बड़े सख्त, जैसे आज समझ लीजिए अगर देश के 4 बड़े सेठ हों और उनके खिलाफ कोई सरकार खड़ी हो जाए, उनकी सारी जायदाद जब्त कर ले, तो उनका पैसा किसके साथ लगेगा? उस सरकार के साथ लगेगा या उनके खिलाफ लगेगा? ऐसे ही जिसने उस ज़माने के सारे राजाओं की जागीर रियासतें जब्त कर ली हों, अपने पास ले ली हों और जमींदारों की जमींदारी छीन ली हो और जो नंगा भूखा किसान था, जो नंगे पैर चलता था, जो हल चलाता था लेकिन खेत पर जिसका अधिकार नहीं होता था, उसे एक झटके में, एक संविधान संशोधन से अपने खेत का मालिक बना दिया हो, जो काम हज़ारों साल से ना हुआ हो। उस किसान की पीड़ा हमारे जो नौजवान दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया पे मुझसे बात कर रहे हैं, वो शायद उतनी ना समझ पाएँ या हो सकता है समझते हों, मैं शायद धृष्टता कर रहा हूँ ऐसा कह के। लेकिन अगर आपको समझना हो उस किसान की पीड़ा को, तो कभी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ लीजिएगा, चाहे वो कफन कहानी हो, चाहे वो गोदान उपन्यास हो या पूस की रात हो। इन कहानियों से आपको पता चलेगा कि किसान की दशा क्या थी और उस किसान के जीवन में उस पहले संविधान संशोधन ने, जिसने जमींदारी को खत्म कर दिया था, उसने कितना बड़ा असर डाला होगा। खैर, तो इसलिए वो सब पार्टियाँ नेहरू जी के खिलाफ पैसा खर्च कर रही थीं। वे इसलिए इतने बड़े पैमाने पर खर्च कर पा रही हैं क्योंकि पूंजीपतियों ने अपनी तिजोरियाँ उनके लिए खोल दी हैं। ये बात नेहरू जी बार-बार कहूँगा। और उस चुनाव में गांधी जी की हत्या का ज़िक्र भी वो बहुत ज़ोर-शोर से नेहरू जी
करते हैं और उसे बताते हैं कि इस हत्या के एक तो तुरंत के मायने क्या हैं और जनता को आगाह कैसे होना है। नेहरू कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराऊंगा कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश ग्वालियर में रची गई। नेहरू जी कह रहे हैं ना, मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराऊंगा कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश ग्वालियर में रची गई। इसके पीछे हिंदू महासभा का बड़ा हाथ था। एक बात और कि उसके बाद से हिंदू महासभा लगातार गोडसे नाम का जिक्र कर रही है और उसकी तारीफ कर रही है, उसे बधाई देने के प्रस्ताव पास किए हैं। ऐसे हालात में हिंदू महासभा ऐसा कैसे सोचती है कि मैं उसका थोड़ा भी लिहाज करूंगा? मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि मैं इन्हें गद्दार मानता हूं। और यह भी क्या संयोग है, तो उन्हें गद्दार उन लोगों को, हिंदू महासभा के लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि साफ-साफ आया था कि इन लोगों का हाथ था उस समय। गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे की मेंबरशिप की बातें भी आई थी। हालाँकि इन सब संगठनों का ये होता है कि रजिस्टर नहीं होता है, तो अगर किसी जगह रजिस्टर पे आपने लिखा नहीं, आपने आई कार्ड बनवाया नहीं, तो फिर साबित करने की बहुत लंबी स्थिति होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम गांधी की हत्या के बाद नेहरू जी ने जो कराया था कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के मेंबर हुआ करते थे। तो नेहरू ने उनसे कहा था कि चूँकि आप मेरी सरकार में मंत्री भी हैं और हिंदू महासभा का नाम इतने बुरे कांड में आ चुका है, तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुछ महीने बाद हिंदू महासभा से इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफ़े में खास बात ये थी कि इस्तीफ़े की घोषणा हिंदू महासभा में जो की सो की, उसके 2 दिन पहले नेहरू जी को सूचना दी कि अब मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग भी उस ज़माने में होती थी और ये चल रहा है। और एक चीज़ इसमें और बहुत जोड़ूँगा मैं कि जैसे अभी आप जब चुनाव आते हैं, तो ये एक अक्सर बात आने लगती है कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो गई है और ज़्यादातर चुनाव में ऐसे ही लगता है। जैसे अभी भी ये 2-3 चुनाव जो हुए थे, हरियाणा का चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, तो उसमें अचानक जो हरियाणा में खासकर कांग्रेस बराबरी भी दिखने लगी, या पिछली बार गुजरात के चुनाव में अचानक पार्टी आ गई। तो उस पार्टी के बारे में अक्सर ये लगता है कि ये खत्म हो गई है और उसके विरोधी भी फिर ये कहते हैं कि फिनिक्स पक्षी की तरह है, ये खत्म होती है और फिर पैदा हो जाती है। इसलिए जब कांग्रेस मुक्त का नारा चला, तो फिर एक काउंटर वो नक्शा चलने लगा देश में कि नहीं, इतने जगहों पे हो गई है। फिर तो आजकल तो चुनाव जीतने से ही सरकारें बनती नहीं है। चुनाव जीतने के बाद भी सरकार बनती है और चुनाव हारने के बाद भी सरकार बनती है। बहुमत होने के बाद भी सरकार बनती है और बहुमत होते हुए भी सरकार चली जाती है। तो वो सब तो चीज़ है, क्योंकि जनता का तो एक वोट है, हमने वोट दिया, हमने किसी को चुना। अब उसके बाद वो हमारा वोट लेके कहाँ-कहाँ घूम रहा है, इस्तीफा दे रहा है कि दल-बदल कर रहा है कि हृदय परिवर्तन कर रहा है, वो तो उसके हाथ में है। तो कांग्रेस के लीडर की हैसियत से और कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, उनके ताल्लुक से नेहरू अपनी चुनावी रैलियों में जो कह रहे हैं, वो ज़रा आप सुनिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मेरे लिए राजनीतिक आज़ादी आने के साथ ही हमारा संघर्ष खत्म नहीं हो गया। यह केवल एक मकाम है, एक यात्रा का अंत है, लेकिन असली यात्रा कभी खत्म नहीं होती। एक राष्ट्र के लिए और हमारे लिए भी यात्रा खत्म नहीं होती, क्योंकि देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें बदलना और उखाड़ फेंकना है। हम में से कोई भी चुपचाप नहीं बैठ सकता और ना यह कह सकता है कि हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस तरह मैं और किस तरह कोई और इस तरह मैं और किस तरह कोई और, जिसे भारत की जनता ने इस कदर प्यार और मोहब्बत दी हो, वह घर पर चुपचाप बैठ जाए और कहे कि अब आराम करने का वक़्त आ गया है। मेरे और मेरी तरह सोचने वाले किसी भी आदमी के लिए तब तक कोई आराम नहीं है, जब तक कि अंतिम आराम नहीं आ जाता और हम काम करने लायक नहीं बचते। मृत्यु ही उनका अंतिम आराम होगा, उसके पहले कोई आराम नहीं है। देश की तीर्थ यात्रा का कोई अंत नहीं है। हम और आपकी यात्रा खत्म हो सकती है, लेकिन जब तक कि वक़्त नहीं आ जाता, तब तक कि हम अपनी शपथ पूरी नहीं कर लेते, हमारे लिए कोई आराम नहीं है। और अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, नौजवानों से कह रहे हैं। इसलिए मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से, कांग्रेस के स्वयंसेवक की हैसियत से उन चेहरों की तलाश में गया, जिन्हें मैं लंबे समय से जानता हूँ, और उन चेहरों की तलाश में गया, जो मेरी तरह सोचते हैं, उस तरह महसूस करें जिस तरह मैं महसूस करता हूँ। यह विचार मेरे दिमाग में इसलिए आया, क्योंकि कुछ लोग अपने अखबार और पत्रिकाओं में अक्सर लिखते हैं कि कांग्रेस मर चुकी है या मर रही है, और मैं सिर्फ हँसा। लेकिन जब मैंने देखा कि हर जगह लोगों का हजूम मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि वह कौन लोग हैं जो कह रहे थे कि कांग्रेस मर गई है या मर रही है। मुझे ताज्जुब होता है, उन लोगों का भारत की जनता से कोई संपर्क भी है या नहीं। अगर उन्हें जनता के मन का कुछ भी अंदाजा है, तो वह ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस कोई चुनावी मशीन नहीं है।
और ना ही कांग्रेस कोई कुकुरमुत्ता पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए उगाई है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन कांग्रेस बनी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें पीढ़ियों के काम और सेवा में हैं, परेशानी और संघर्ष में हैं, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें करोड़ों लोगों के दिलों में हैं। आगे नेहरू कहते हैं, इसलिए खूब सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कांग्रेस के पास आगे का मिशन है। हालांकि कांग्रेस यहाँ वहां गलत कामों में पड़ गई, हालांकि बहुत सी जगहों पर वह स्थानीय गुटों के हाथ में पड़ गई, यह भी सही है कि कांग्रेस में गुटबाजी भी आ गई, जिसने इसे कमजोर किया। यह भी सही है कि बहुत से कांग्रेसी आलसी हो गए और उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमने उम्मीद की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी भी एक ऐतिहासिक मिशन पूरा करना है। इसलिए मैं आज भी अपना समय और ताकत इसे देता हूं। मैं ऐसा 2 वजहों से करता हूं। पहली वजह अच्छी है, वह यह है कि कांग्रेस को अपना मिशन पूरा करना है, और दूसरी वजह खराब है। इस खराब वजह को जरा ध्यान से सुनिए। वह है कि कांग्रेस के अलावा दोस्तों, अफ़सोस है कि वो बीच में नेटवर्क गड़बड़ा गया, तो बातचीत आपसे चल रही थी, वो बातचीत बीच में ही रह गई। मैं चुनाव में बातचीत कर रहा था, तो इस वाले वीडियो को हम नेहरू कैसे चुनाव लड़ते थे, इसका पार्ट 2 के तौर पे ले लेते हैं। आप में से उतने लोग तो अब नहीं आ पाएँगे जितने अभी सुन रहे थे, भंग हो गया मामला। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से कि मैं ये बता रहा था कि कांग्रेस को लेके वो किस तरह से सोच रहे थे, और कांग्रेस के बारे में खुद बोल रहे हैं नेहरू कि उसमें क्या-क्या कमियाँ हैं। चुनाव की रैली में खिताब करते हुए बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में क्या कमियाँ हैं, ऐसा बोलते नहीं है लोग सामान्य तौर पर। नेहरू कहते हैं, इसलिए खूब सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कांग्रेस के पास आगे का मिशन है। हालांकि कांग्रेस यहाँ वहां गलत कामों में पड़ गई, हालांकि बहुत सी जगहों पर यह स्थानीय गुटों के हाथ में पड़ गई। यह भी सही है कि कांग्रेस में गुटबाजी भी आ गई, जिसने इसे कमजोर किया। यह भी सही है कि बहुत से कांग्रेसी आलसी हो गए और उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसी कि हमसे उम्मीद की जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी भी एक ऐतिहासिक मिशन पूरा करना है। इसलिए मैं आज भी अपना समय और ताकत इसे देता हूँ। मैं ऐसा 2 वजहों से करता हूँ। पहली वजह अच्छी है, वह यह है कि कांग्रेस को अपना मिशन पूरा करना है, और दूसरी वजह खराब है, वह है कि कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं जो इस मिशन को पूरा कर सके। इसलिए मुझे देश की दूसरी किसी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। और प्रधानमंत्री ने अभी जो मोदी जी ने पिछले चुनाव में एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत करना है। लेकिन जब नेहरू पहला चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने पार्टियां थी नहीं, तो वो दूसरा किस्म का नारा दे रहे थे। वो नारा सुनिए। मैं यह नहीं सोचता कि दूसरी पार्टियों को भारत में नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। कांग्रेस के लिए या अन्य किसी संगठन के लिए यह बहुत खतरनाक होगा कि उसके सामने कोई हो ही नहीं। हर हाल में विपक्ष होना चाहिए, हर हाल में संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि जीवन संघर्ष है। जीवन आसान नहीं है। कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आराम तलबी के लिए वक्त है, वह इस आराम तलबी से भ्रष्ट हो जाता है। मैं विपक्ष चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का विरोध करने के लिए पार्टियां हों। इसलिए मेरा ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि सब कुछ मेरे पास आ जाए। लेकिन आज मैं ऐसा कोई समूह, ऐसी कोई पार्टी नहीं देखता जो देश की भारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठा सके, सिवाय कांग्रेस के। अब व्यक्तिगत तो नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चुनाव में जिक्र करने ही पड़ते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी हुआ करती थी, रिपब्लिकन पार्टी, और लोहिया जी की सोशलिस्ट पार्टी थी। दोनों पार्टियों के आपस में मतभेद भी थे, जैसा कि अपनी विचारधारा होती है पार्टियों का। लेकिन चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक गठबंधन कर लिया था, तो उस गठबंधन पे नेहरू जी चुटकी ले रहे हैं। इन चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन दिया था। तो ये हाँ, तो ये मैं बता दूं कि इन चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को समर्थन दिया था, जबकि भारत की विदेश नीति को लेकर सोशलिस्ट पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रिपब्लिकन पार्टी के डॉक्टर अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद थे। इन मतभेदों पर तंज करते हुए नेहरू पूछते हैं कि क्या सोशलिस्ट पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपने महान अंतर्राष्ट्रीय संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पीछे धकेल दिया है? मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों डॉक्टर मिलेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो इसमें भी एक तरीका है कि ऐसे नहीं लठ उठा के मार दिया, वो दोनों डॉक्टर मिलेंगे
और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ बदलाव की बातें हों। और नेहरू के तरीके ये बने रहे बहुत प्रेम से बात करने के। इस चुनाव का नतीजा ही बता दूं कि और इसमें पूरे देश में वो घूमे, मुल्क में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जो हम हमारा जुमला सा होता है कि यहाँ से वहाँ, और इधर पश्चिम से पूरब तक पूरे में घूम रहे हैं, गाड़ियों से, टट्टू से, याक पे बैठ के भी चले जा रहे हैं। तो पूरे मुल्क में, और उनकी आदत भी थी, नेहरू जी तो लंबे समय से घूमते हैं। खैर, उस समय क्योंकि डाटा कई बार बोलने में एक वो रहता है, लिखा मिल जाए तो अच्छा होता है, लेकिन अब लाइव में कैसे हम लिखा हुआ दें आपको। तो 459 समथिंग सीटें थी, लोकसभा की, तो उनमें से 368 या ऐसी कुछ सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, और 45% वोट कांग्रेस को मिला था। उस जमाने में दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही थी, वो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको 16 सीटें मिली थी। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी रही थी, जिसे 12 सीटें मिली थी। जनसंघ को 3 ही सीटें मिली थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके पास 300 के आसपास अपनी ही सीटें हैं। लेकिन जिस दिन जब देश का पहला चुनाव हुआ था, तो उनकी पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ को मात्र 3 सीटें मिली थी। तो उससे आप हैसियत लगा सकते हैं कि भाई उसका कितनी हैसियत बनती होगी। जैसे आज जिस पार्टी की 2 या 3 सीटें लोकसभा में होंगी, उसके बराबर का उनका वजन उस समय रहा होगा। लोहिया जी की पार्टी को 12 मिली थी। तो एक तरफ 360-70 सीट वाली पार्टी थी, और उसके सामने 16, 12, 3, 5, 9 इस तरह की छोटी-छोटी पार्टियां थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें पार्लियामेंट की डिबेट, तो नेहरू उन सब पर 3 सांसदों वाले नेता को, 10 सांसदों वाले नेता को, 1 सांसद वाली पार्टी को पूरी गंभीरता से सुन रहे हैं, दिन भर बैठे हैं। उन पर तंज नहीं कसे जाते थे कि अरे भाई, आपका तो कोई सदन में बहुमत ही नहीं है, आपका विपक्ष का नेता क्यों होना चाहिए, आपको क्या हैसियत है, जनता ने आपको खारिज कर दिया था। नहीं, जनता ने जिसे भी भेजा है वो जनता का नुमाइंदा है, वो एक व्यक्ति नहीं है जो वहां खड़ा है। आज भी लोकसभा में जो भी सांसद जाता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो अपने इलाके के 20-25 लाख लोगों का नुमाइंदा है। जब वो बोलता है तो वो अकेला नहीं बोल रहा होता। व्यवहारिक स्थितियां कुछ भी हो गई हों, लेकिन उस लोकसभा क्षेत्र के 20 लाख लोग उसकी वाणी में बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे भी सही एक सबसे पारदर्शी तरीके से उसे चुना है। और चुनाव के बाद इतना ही नहीं कि इन सब पार्टी को तवज्जो देते हैं, इनको कमदल एजेंडे को हराते हुए, फासिस्ट एजेंडे को हराते हुए, लेफ्टिस्ट एजेंडे को हराते हुए वो जीतते हैं। बल्कि उस चुनाव के बाद जिन जयप्रकाश नारायण ने उनकी तुलना विंस्टन चर्चिल से कर दी थी चुनाव में, उनको सरकार में शामिल होने का न्योता देते हैं। ये अलग बात है कि जेपी शामिल नहीं हुए, जेपी ने खुद इस बात को कहा है कि मुझे न्योता दिया था। ऐसा कहीं होता है कि आप एक व्यक्ति को चुनाव में हरा दें और फिर उससे कहें कि आप चाहें तो सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसमें वैसा नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ साथ में विधायक खरीद के लाने हो, खरीद फरोख्त करनी हो और फिर सरकार में शामिल होना हो। ये तौर तरीके नेहरू के थे, और उन्होंने इस तरह से चुनाव लड़ा। ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई। एक कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा और वो अपना काम करेगा। बार-बार नेहरू आगाह करते हैं लोगों को कि आप सावधान हो जाइए, अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी का फेवर करता है रूलिंग पार्टी का, तो उस पे बहुत सख्त कार्रवाई होगी। फिर वो बार-बार ये समझा रहे हैं कि आपको चुनाव में तो जाना है, लेकिन निजी हमले नहीं करना है। फिर उसमें एक बात और वो नेहरू जी जोड़ देते हैं कि भाई, चुनाव का मतलब ये नहीं है कि आप जनता की सेवा करने की बड़ी आपके अंदर लालसा उठी है, आपके पेट में भूख उठ रही है, मरोड़ उठ रही है कि हमें जनता की सेवा करनी है, तो वो विधानमंडलों में पहुँच के ही हो सकती है। महात्मा गांधी तो किसी विधानमंडल में नहीं गए थे, लेकिन देश की जितनी बड़ी सेवा उन्होंने की, उतनी तो किसी ने की ही नहीं। और इस तरह से उन्होंने ये जीत, फिर 62 का चुनाव जीत, 57 का चुनाव जीतते हैं। अगर आप लोग कहें तो उन चुनाव में भी जो है नेहरू जी ने बड़े दिलचस्प तरीके से एक-एक पैराग्राफ वहाँ से सुना के मैं उनको निपटा देता हूँ। 56 वाले चुनाव में लाल किले से 57 चुनाव था, 15 अगस्त 1956 को लाल किले से नेहरू जी कहते हैं, कुछ दिनों में चुनाव आ रहे हैं, 6 महीने में, 8 महीने में चुनाव आएंगे। हर एक को हक है कि अपनी राय दे, हर एक दल को हक है कि वह अपनी बहस से लोगों को अपनी तरफ झुकाए। आप सबको हक है। अगर आपको आजकल की हुकूमत पसंद नहीं है, तो दूसरी हुकूमत पसंद कीजिए। मैं खुश होऊँगा, और जो कुछ खिदमत कर सकूँगा करूँगा, हम खुश रहेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई, चुनाव आने वाला है, आपको जो अच्छा लगे उसे जिता लो। मुझे हराना है, मुझे हरा दो। लेकिन चुनाव सिद्धांतों से और नीति से करो। और ऐसी बात फिर वो 61 में 15 अगस्त 1961 को भी लाल किले से कहते हैं, जो फिर अगला चुनाव आने वाला है। उनके समय का तीसरा चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं। चुनाव आने वाला है, क्या हम उसके झगड़े में पड़ जाएँ? चुनाव आते हैं और जाते हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है चुनावी राजनीति में, जबकि हमारे मन में
पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा घुस गई है, चुनाव को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीतें करने लगे हैं और ये भूल जाते हैं कि चुनाव होते किस लिए हैं, सरकारें बनती किस लिए हैं? क्या सरकार हमारे ऊपर हुक्म चलाने के लिए बनती है? क्या सरकार हमें दबाने के लिए बनती है? क्या सरकार देश के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए बनती है? मुझे तो नहीं लगता कि लोकतंत्र में सरकार इस काम के लिए बनती है। हम सब जो 130 करोड़ लोग इस मुल्क के हैं, वही सब सरकार है। हम लोगों का काम आसानी से होता रहे, इसके लिए हम अपने कुछ नुमाइंदे चुन देते हैं। तो जैसे आप अपने कॉलोनी में एक आरडब्ल्यूए चुनते हो, जिसका काम आपकी चीज़ों में असिस्टेंट करना है, आपकी चीज़ों को मैनेज करना है, आपके हिस्से की ज़िम्मेदारी उठाना है, उतना उसका काम है। लेकिन ना जाने क्यों हमारी अभी मध्ययुगीन मानसिकता बनी हुई है, जिसमें हुक्मरान होता है, शासन होता है, सरकार होती है, फिर उसमें एक अहंकार होता है, फिर लोग उसमें सब लोग सरकार में ही होना चाहते हैं, विपक्ष में होना नहीं चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रवृत्तियाँ कम से कम नहीं कही जा सकती, भारत में हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक हैं, इस पार्टी से लेकर उस पार्टी में हैं। लेकिन ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चीज़ें नहीं हैं। सरकार और लोकतंत्र का मतलब तो यही होता है कि हर आदमी के हाथ में ताकत पहुंच जाए, हर आदमी आजादी से चले फिरे, अपनी बात कह सके, उसे जिंदगी में प्रगति करने के मौके मिलें, उसे रोजगार कमाने की गुंजाइशें मिलें और वो अपने बाल बच्चों का अपना सुख से दे सके, पड़ोसी का कुछ हित कर सके तो उसका हित कर सके। ये कोई जुमलेबाजी के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अब सरकारें नहीं बनाने का कोई मामला था। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि सरकार आपके ऊपर डंडा चलाएगी या सरकार आपकी बादशाह होगी। वो हमारी बादशाह नहीं है, वो हमारी मुलाजिम है, जिन्हें हमने काम पे लगाया है। बहरहाल 15 अगस्त 1961 को लाल किले से नेहरू कह रहे हैं, चुनाव आने वाला है, क्या हम उसके झगड़े में पड़ जाएं? चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन कौम चलती जाती है और कौम के उसूल चलते जाते हैं। अगर कौम ने ठीक तौर से चलना, एक दूसरे को अपनाना और मिलकर मिलकर चलना सीखा और ये एक मिनट थोड़ा गलत पड़ गया। अगर कौम ने ठीक तौर से चलना, एक दूसरे को अपनाना और मिलकर चलना नहीं सीखा और हम झगड़ते रहे, तो आप चुनाव से क्या कर लेंगे? कोई जीते, कोई हारे, मुल्क तो रहेगा। हमारे सामने हमारे सामने सवाल एक दल की जीत और हार का नहीं है, बल्कि एक कौम की जीत का है, एक मुल्क की जीत का है, हिंदुस्तान की जीत का सवाल है। तो चुनावों की जो भूमिका नेहरू जमा गए इस देश में, उसकी असल बात ये थी कि ये चुनाव सिर्फ व्यक्तियों के नहीं हैं, मुल्कों के हैं। और चूंकि पहला वाला वीडियो कट गया था, दूसरा शुरू हुआ है, तो हो सकता है बहुत से नए लोग इसे सुन रहे हों, तो मैं थोड़ी-सी लिबर्टी और ले लेता हूँ कि ये अभी तक मैंने पूरा प्रसंग जो आपको सुनाया, ये सुनाया आज़ादी के बाद देश में जो चुनाव हुए और जो नेहरू जी ने लड़े, उनमें नेहरू जी ने क्या किया। लेकिन शुरू में जो पहले वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि चुनाव तो इस देश में शुरू से हो रहे हैं। पहले 1919 में भी हुए, पहले छोटे लोगों के पास था, फिर कुछ और लोगों की संख्या बढ़ी, फिर और बढ़ी। तो बड़ा चुनाव 1937 का है, जिसमें कांग्रेस ने पूरे देश को स्वीप किया और उसमें गांधी जी ने 2 लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान सौंपी थी। कांग्रेस के संगठन की जिम्मेदारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, यानी कौन आदमी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रत्याशी कहाँ से खड़ा होगा, क्या जातिगत, अब जातिगत तो मैं नहीं कह सकता, क्या वहाँ के इक्वेशन होंगे, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसकी रिकमेंडेशन माननी है, किसकी नहीं माननी है, ये सब चीजें देखना सरदार वल्लभ भाई पटेल का मोटा-मोटी काम था। लेकिन जनता के बीच जाना, रैलियां करना, ये सारा काम नेहरू का था। तो पब्लिक में पार्टी का पब्लिक पब्लिक फिगर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। वो लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 36 और 36 और 37 और सरकारें पूरे देश में बनी। और उस ज़माने में कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता था, वो राष्ट्रपति कहलाता था। पूरी दुनिया में और कांग्रेस में भी और मुल्क में भी ऐसी एक उम्मीद थी कि भारत आज़ाद होगा और नेहरू की पॉपुलैरिटी अपने चरम पे थी। दसियों हज़ार आदमी उन्हें घेर लेता था। वो फुटेज वीडियो कभी डालूँगा तो आप लोग देखिएगा कि कैसी अपार जनसमुदाय नेहरू को घेरता है। और स्थिति ये हुई कि नेहरू के पास ढंग के आलोचक भी नहीं थे, क्योंकि लोहिया जी और जेपी तो आज़ादी के बाद उनसे अलग हुए, तब तो ये सब उनके साथ ही थे, उनके दाएँ-बाएँ होते थे। न कृपलानी जी के साथ ही थे। जितने लोग जो बाद में उनके सामने आए और अच्छे आए, क्योंकि उनके आने से कम एक पॉजिटिव विचारधारा के लोग पक्ष में हों, विपक्ष में हों, गांधी के लोग ही सत्ता में हों, गांधी के लोग ही विपक्ष में हों, जनता की बात हो, ये बहुत अच्छा आदर्श फ़ॉर्मूला था। तो उस समय नेहरू जी को अपने आलोचकों का टोटा पड़ गया। तो फिर आलोचना कैसी की जाए? और नेहरू ये बात जानते थे कि जब कोई नेता बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो उसके अंदर तानाशाही की प्रवृत्ति आती है। दूसरा, नेहरू इस बात को भी जानते थे कि जब देश के काम करने होते हैं, विकास के काम करने होते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाना होता है, तो स्पीड की ज़रूरत पड़ती है और वो स्पीड डेमोक्रेसी में होती नहीं है, तो डेमोक्रेसी आस्ते-आस्ते चलती है।
तो ऐसे में नेता क्या करता है कि वो जरा तानाशाही प्रवृत्तियां अपने भीतर ले आता है और जबरदस्ती काम कराने लगता है। ये एक खतरनाक चीज होती है। तो क्या किया जाए? तो फिर नेहरू ने अपने खिलाफ खुद ही एक लेख लिखा। और सब क्या लेख लिखा? क्या हरिशंकर परसाई ने क्या व्यंग्य किया होगा जो नेहरू ने नेहरू के ऊपर व्यंग्य किया। और मैंने अभी बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते थे, तो अब मैं थोड़ा-सा 1937 में उन्होंने लिखा और चाणक्य के नाम से लिखा, अखबार में छपा। तो उस लेख के 1 आध 2 अंश आपको सुनाता हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। फिर हम इस बातचीत को खत्म करेंगे, क्योंकि इस आदमी को 1937 में अंदाजा है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी को क्या खतरा आएँगे, पॉपुलर आदमी तानाशाह हो सकता है, फासिस्ट हो सकता है, उससे कैसे बचना है, सत्ता कैसे आदमी को करप्ट कर देती है, उससे कैसे बचना है, और 47 में बनने के बाद से फिर बात 64 तक उसे निभाता है। राष्ट्रपति जवाहरलाल की जय प्रतीक्षा करती हुई भीड़ के बीच से तेजी से गुजरते हुए राष्ट्रपति ने सिर उठाकर देखा। उनके हाथ उठे, नमस्कार की मुद्रा में जुड़ गए और उनका पीला दृढ़ चेहरा एक मुस्कान से प्रदीप्त हो गया। यह मुस्कान उनकी अपनी भावुकता की परिचायक थी, और जिन लोगों ने उसे देखा उन पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी प्रसन्न मुख होकर जय ध्वनि की। मुस्कान आई और गई, और फिर चेहरा कठोर और उदास हो गया, मानो उस भावना का जिसे उसने उपस्थित जनसमुदाय में जागृत किया था उस पर प्रभाव ही ना हो। प्रायः ऐसा प्रतीत हुआ कि उस मुस्कान और उसके साथ की मुद्रा में विशेष वास्तविकता नहीं थी। यह सब उस जनसमूह की सदिच्छा प्राप्त करने का एक बनावटी ढंग मात्र था, जिसने कि उसे हृदय में बिठा रखा था। क्या यह अनुमान ठीक था? नेहरू नेहरू के बारे में कह रहे हैं कि जो तुमने नमस्कार किया है वो बच्चों तुमने एक्टिंग की है। जवाहरलाल को फिर से ध्यान से देखिए। एक लंबा जुलूस है और दसियों हजार आदमी उनकी मोटर गाड़ी को घेरे हुए हैं और बेसुध से उनकी जय जय ध्वनि कर रहे हैं। वह अपनी मोटर की गद्दी पर अपने को खूब संभालते हुए सीधे तिनकर तनकर खड़े हो जाते हैं। देखने में लंबे लगते हैं और एक देवता की भांति शांत और उस अपार जनसमूह से अविचलित अविचलित हैं। अचानक फिर वही मुस्कान या एक उन्मुक्त हंसी दिखती है। तनाव टूटता है और भीड़ भी उन्हीं के साथ हंस पड़ती है। देवता तक चले गए कि लोग उसे देवता बना रहे हैं। बिना उनके साथ जनता भी हंस पड़ती है, बिना यह जाने हुए कि वह किस बात पर हंस रही है। अब वह देवता स्वरूप नहीं रह जाते, बल्कि इंसान बन जाते हैं, और जिन हजारों व्यक्तियों के बीच वह घिरे हुए हैं उनसे एक अपनापा और संगी का रिश्ता कायम करते हैं, और जनसमूह गदगद हो जाता है और मैत्री भाव से अपने हृदय में स्थान देता है। लेकिन मुस्कान लुप्त हो गई है और फिर वही पीला और दृढ़ चेहरा दिखाई पड़ रहा है। अब आगे और नेहरू जरा सैटायर का लेवल बढ़ाते हैं अपने ऊपर। ये देखो, मुझे तो इसके बाद मैंने नहीं पढ़ा। गांधी जी तो खैर अपने बारे में जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन और नेताओं ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा। नेहरू कह रहे हैं नेहरू के बारे में, क्या यह सब कुछ स्वाभाविक है? क्या एक सार्वजनिक नेता का स्वांग मात्र है? नेहरू नेहरू के बारे में कह रहा है कि ये सब नेहरू जो कर रहा है ठीक है या स्वांग रच रहा है? आज कह के देखिए किसी नेता के बारे में कि स्वांग रचते हैं, आफत पड़ जाएगी। नेहरू कह रहे हैं शायद दोनों ही बातें हैं, और लंबे अभ्यास ने स्वभाव का रूप ग्रहण कर लिया है। वो कह रहे हैं कि ये सब स्वांग नहीं रच रहा है नेहरू, इसने लंबी प्रैक्टिस भी की है। सबसे प्रभावशाली मुद्रा वह है जिसमें मुद्रा का आभास ना मिले। सबसे अच्छी एक्टिंग वह है जिसमें एक्टिंग का पता ही ना चले। और जवाहरलाल ने बिना रंग और बुकनी लगाए यह अभिनय करने की कला खूब सीख ली है। माने बिना मेकअप किए ही एक्टिंग करना जवाहरलाल नेहरू सीख गए हैं। लापरवाही और बेलौसी के दिखावे के साथ वह सार्वजनिक नाट्य मंच पर बड़ा कुशल और कलापूर्ण अभिनय करते हैं। तुमने खुद ही कह दिया कि वो सार्वजनिक मंच पे बड़ा सुंदर अभिनय करते हैं। यह सब उन्हें और उनके देश को कहाँ ले जाएगा? अब वो अलर्ट कर रहे हैं कि अगर नेता एक्टर हो गया वास्तव में तो फिर क्या होगा? यह सब उन्हें और उनके देश को कहाँ ले जाएगा? इस अनमयस्कता के दिखावे में कि तह में आखिर उनका उद्देश्य क्या है? इस छत मुद्रा के पीछे उनकी क्या इच्छाएं हैं? कैसी शक्ति लालसा और क्या अतिरिक्त इच्छाएं हैं? हर हालत में यह प्रश्न मनोरंजक है, क्योंकि जवाहरलाल का व्यक्तित्व ऐसा है कि वह बरबस अपनी ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन हमारे लिए इन प्रश्नों का गहरा महत्व है, क्योंकि जवाहरलाल का वर्तमान हिंदुस्तान और संभवतः आने वाले हिंदुस्तान से एक अटूट नाता है, और उनमें वह शक्ति है कि हिंदुस्तान का बहुत भला भी कर सकते हैं और उतना ही बुरा भी। एक पॉपुलर देश नेता देश का जितना भला कर सकता है उतना ही बुरा कर सकता है। ये नेहरू को आगाह किया जा रहा है नेहरू के शब्दों में। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर जरूरी हैं। और फिर बहुत सी बातें नेहरू इसमें करते हैं, और फिर वो इसमें एहतियात करते हैं
ये जो मैंने शुरू में कहा कि जब नेता पॉपुलर होता है तो उसे कुछ उस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। तो पहले तो कह रहे हैं कि वो बड़े लोकतांत्रिक हैं और जनता में यकीन करते हैं, लेकिन आगे लिखते हैं, अगर उनकी धुन बदल जाए तो क्या हो? जवाहरलाल जैसे लोगों पर उनमें बड़े और अच्छे कामों को करने की चाहे जैसी शक्ति हो, जनसत्तात्मक व्यवस्था में भरोसा नहीं किया जा सकता। वह अपने को जनतावादी और समाजवादी कहते हैं और उसमें संदेह नहीं कि सच्चे उत्साह से वह ऐसा कहते हैं। फिर भी हर एक मनोवैज्ञानिक जानता है, मस्तिष्क अंत में हृदय का गुलाम होता है और तर्क को सदा घुमाकर मनुष्य की अदम्य प्रेरणाओं और इच्छाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। माने आदमी का सिद्धांत कुछ भी हो, लेकिन उसके दिल में बैठा चोर उससे पता नहीं क्या करा लाए। ये वैसी-वैसी बात नेहरू अपने को खुद को आगाह कर रहे हैं जैसी रामायण में हुई। कैकेयी कितना प्रेम करती थी राम से और बड़ी विदुषी भी थी और योद्धा भी थी, लेकिन जब मन में किसी ने चोर घुसा दिया तो उन्हीं राम को वनवास दे दिया। तो नेहरू कितने ही अच्छे व्यक्ति हों, अगर उनका मन में चोर आ जाए तो जिस लोकतंत्र के नाम पे आए उसे किस दिन वनवास दे के तानाशाह बन बैठे। ये नेहरू को समझा रहे हैं और नेहरू इस बहाने जनता को समझा रहे हैं कि मस्तिष्क अंत में हृदय का गुलाम होता है और तर्क तो सदा घुमाकर मनुष्य की अदम्य प्रेरणाओं और इच्छाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। तनिक सी उमेद काफी है और जवाहरलाल एक तानाशाह बन सकते हैं और धीमी गति से चलने वाली जनसत्ता के आडंबरों को ठुकरा सकते हैं। जनतावाद और समाजवाद की भाषा और नारों को वह भले ही अपनाए रहें, लेकिन हम सभी जानते हैं इसी प्रकार की भाषा पर फासिस्टवाद भी पला और पुष्ट हुआ है। माने हो सकता है कि नेता लोकतंत्र की बात कहता रहे, हो सकता है कि नेता जनता की बात कहता रहे, लेकिन इसी बाहर नेम प्लेट को लगाए लगाए वो अंदर से फांसीवाद ले आए। ये बहुत संभव और ऐसा ही हुआ है। भले ही अपनाए रहे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार की भाषा पर फासिस्टवाद भी पला और पुष्ट हुआ है और बाद में उसने इसे व्यर्थ करके कचरे की भांति अलग फेंक दिया है। तानाशाह ऐसे ही करते हैं, वो आते हैं जनता की मर्जी चुन के पर जनता को किनारे लगा देते हैं। तो विश्वास और स्वभाव से जवाहरलाल निश्चय ही फासिस्ट नहीं है। उनमें ऊंचे घराने वालों की सहज बुद्धि इतनी पर्याप्त है कि फासिस्टवाद के भोंडेपन और गंवारूपन को वह सहन नहीं करेंगे। उनकी मुखाकृति और स्वर बताते हैं कि सार्वजनिक स्थानों में घरेलू मुखाकृतियों जितनी आकर्षक और सुंदर दिखती हैं, सार्वजनिक मुखाकृतियां घरों के भीतर उतनी ही सुंदर और अच्छी नहीं लगती। ये आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा मेरी भाषा से। ये अकेला ये बात नहीं मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। और एक बात और वो कह रहे हैं, ये बस यहाँ जोड़ लूँ फिर हम इस बात को रोक सकते हैं। नेहरू जी को उस बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने 2 बार लगातार हो चुके थे और वो आगे आगाह कर रहे हैं और ये बात चल रही थी कि तीसरी बार भी उन्हें बनाया जाए। तो फिर नेहरू जी नहीं बने, सुभाष चंद्र बोस बने और इसलिए बने कि नौजवानों में वही नंबर 2 थे कांग्रेस में और उस चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की थी और उनके पास भी ये दुनिया का एक विजन था। तो वो बने, लेकिन नेहरू को बनाने की बात चल रही थी तो वो आगाह कर रहे हैं। एक साथ 2 बरस तक जवाहरलाल कांग्रेस के राष्ट्रपति रहे हैं और कई प्रकार से उन्होंने अपने को कांग्रेस के लिए इतना जरूरी बना लिया है कि बहुत से लोगों का सुझाव है कि वह तीसरी बार फिर राष्ट्रपति चुने जाएं। लेकिन हिंदुस्तान और खुद जवाहर के हक में इससे बड़ी असेवा नहीं होगी। उन्हें तीसरी बार चुनकर हम यह दिखाएंगे कि व्यक्ति विशेष को हम कांग्रेस से बड़ा मानते हैं और इस प्रकार हम जनता के विचारों को सीजर शाही के पथ में प्रवृत्त करेंगे। स्वयं जवाहरलाल में हम गलत प्रवृत्तियों को उभारेंगे और उनकी अहमन्यता और गर्व को बढ़ाएंगे। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि एकमात्र वही इस भार को संभाल सकते हैं या हिंदुस्तान की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पदों के प्रति जाहिर में अपनी बेरुखी दिखाने के बावजूद पिछले 17 वर्षों से वह कांग्रेस में एक ना एक महत्वपूर्ण पद थामे रहे। वह सोचने लगेंगे कि उनके बिना लोगों का काम न चलेगा और किसी को भी यह सोचने देना, चाहे वह कितना बड़ा व्यक्ति हो, ठीक नहीं है। ये तो बहुत बाद में हुआ कि लोगों ने इंदिरा इंडिया कह लिया या किसी ने मोदी को फादर ऑफ इंडिया कह लिया, लेकिन नेहरू नहीं उनके जमाने में ये बातें कहते थे कि वो तो खुद लिख रहे हैं अपने बारे में कि भाई किसी को इतना मत सिर पे चढ़ा लो कि वो अपने आप को देश समझने लगे। देश तो नहीं कह रहे हैं कि उसे ऐसा लगने लगे कि नहीं उसके बिना देश नहीं चलेगा। तो वह सोचने लगेंगे कि उनके बिना लोगों का काम ना चलेगा और किसी को भी यह सोचने देना, चाहे वह कितना बड़ा व्यक्ति हो, ठीक नहीं है। उनके लगातार तीसरी बार कांग्रेस का राष्ट्रपति बनने में हिंदुस्तान का हित नहीं है। ये बात नेहरू जी शुरू से कह रहे हैं और इसमें ये जो लेख है, इसमें आगे बार-बार कह रहे हैं कि नेहरू तुम्हें सीजर नहीं बनना है। सीजर का मतलब तानाशाह और तानाशाह ऐसा नहीं जो फौज की ताकत से आता है। माने उस ज़माने में रोम में भी एक तरह का गणराज्य होता तो चुने जाते थे।
तो आप चुने हुए पॉपुलर मैंडेट से आएँ, आप सत्ता में आएँ और सत्ता में आने के बाद उस मैंडेट को ही आप लात मार दें और तानाशाह की तरह काम करने लगें। ये सीजरशाही है। इसीलिए अब जो समय हमारा चल रहा है इसमें बहुत तानाशाही गुंजाइशें नहीं होती हैं, इसमें सीजरशाही के खतरे होते हैं। इसीलिए जो अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि उन्होंने 3 चुनाव कराए और हर चुनाव में लोगों से समझा रहे हैं, चुनाव आयोग के लोगों को समझा रहे हैं, अपने मंत्रियों को ताकीद कर रहे हैं, तिरंगा झंडा इस्तेमाल करने ना देने की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चुनाव एक-दूसरे को पॉलिटिकल टीचिंग देने का मौका है, एक-दूसरे के विचारों को जनता के सामने रख देने का मौका है। अ, और आगे आने वाली पीढ़ियाँ कैसे चुनाव डालेंगी, उनकी नज़ीरें पेश करने का मौका है। तो इस तरह की राजनीति पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे और जैसा कि आज का हमने विषय दिया था कि मैं जनता से भीख नहीं माँगूँगा, तो वो वोटों की भीख नहीं माँगते थे। वो साफ कहते थे, अगर मैंने अच्छा किया तो वोट दे दो, नहीं किया तो जिसने अच्छा किया उसे वोट दे दो। ये एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय राजनीति को समझनी चाहिए और नेहरू ये भी समझाते थे क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में फ़रेब बहुत चलता है, झूठ बहुत चलता है, बहुत बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। हमें इन सब से बचना है और जनता जिस भी मुल्क की इन वादों, इन फ़रेबों से बचना सीख जाती है, उस देश में डेमोक्रेसी स्थायी हो जाती है। अभी हमारे देश में 70 साल या कुछ आगे-पीछे साल हो गए हैं, लेकिन समय है। इंग्लैंड है, वहाँ मैग्ना कार्टा के ज़माने से डेमोक्रेसी की शुरुआत होते-होते 800 साल करीब हो गए और देशों में हो गए। तो उस लिहाज से 70 साल तो कुछ नहीं होते और हमारे यहाँ गरीबी भी है, वैरायटी भी बहुत है, आबादी भी बहुत बड़ी है, सब लोग पढ़े-लिखे भी नहीं हैं। जो पढ़े-लिखे हैं, वो तो और महामूर्ख हैं। तो जो शब्द सहित मूर्ख हैं, बिना पढ़े-लिखे हैं, जिन्हें विषयों की समझ नहीं है, वो भी बड़ी आबादी है। तो उन सबसे भी सावधान रहना है। तो अपना भला-बुरा, अपने बाल-बच्चों का भला-बुरा, अपने मोहल्ले का भला-बुरा, अपने ज़िले का भला-बुरा, अगर हम ईमानदारी से सोचने लगेंगे और भावनाओं में नहीं बहेंगी, मुद्दों पे चलेंगी, तो ये जो नेहरू समझा रहे हैं और जो मैंने ये नेहरू मिथक और सत्य ये जो किताब इसमें पूरे बड़ा लंबा चैप्टर लिखा है, सब बातें इसमें लोकतंत्र की हैं, सरकारों की हैं, राष्ट्र निर्माण की हैं, तिरंगे झंडे की हैं, वो सब लिखा है। नेहरू के विचार इसमें हूबहू मैंने रखने की कोशिश की, कि वो आप तक पहुँचे क्योंकि एक ज़माना गुज़र गया। हम अतीत तो हमें याद रहता है कि अकबर बादशाह की कहानी हम पढ़ लेते हैं, अशोक महान की कहानी हम पढ़ लेते हैं, चंगेज़ खान के किस्से हम सुन लेते हैं। लेकिन लगभग जो कंटेम्परेरी अतीत होता है, जो अभी-अभी बीता अतीत होता है, वो बातें हमें पता नहीं होती। जैसे मुझे अपने जन्म से ठीक पहले भारतीय राजनीति में क्या हुआ मैं बहुत कम जानता हूँ क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन तुरंत हो नहीं पाता है। और वो जो समकालीन अतीत होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ये सिर्फ़ मैं नेहरू की कथा नहीं सुना रहा हूँ कि वो चुनाव में वोट नहीं माँगते थे या भीख नहीं माँगते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी किसी को वोट की भीख नहीं देनी है। आपको विचारों पे वोट डालना है, सिद्धांतों पे वोट डालना है, निजी हितों पे नहीं डाल देना है वोट। वोट इसलिए डालना है कि मुल्क बने, अच्छा मुल्क बने। ये कुछ बातें थी आज आपसे हो गई, बीच में व्यवधान भी आया। जो लोग ये सिर्फ़ दूसरे वाले वीडियो में जुड़ पाए हैं, उनसे मैं फिर गुज़ारिश कर दूँ कि एक वीडियो इसके ठीक पहले हुआ था, मेरी वॉल पे पड़ा हुआ है। उसे आप देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं, दोनों को मिला के देख लें। मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी इसे डाल दूँ। तो ये बातचीत हुई। अब फिर नेहरू जी के बहाने से आज की चर्चा फिर करेंगे, आज के बहाने से नेहरू जी की चर्चा करेंगे। आज की बातचीत में इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया।